नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई ने देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली तक नेता राजनेता हैरान हो गए हैं। गुंडे, बदमाशों और गैंगस्टरों में भगदड़ मच गई क्योंकि इस बार बुलडोजर नहीं, योगी सरकार ने गैंगस्टरों की तिजोरियों पर हल्ला बोल दिया है, जहां से लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का खजाना जब्त किया गया है। योगी सरकार के बड़े एक्शन ने विपक्ष में भी खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा अखिलेश यादव छाती पीट रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो यूपी पुलिस की रडार पर हैं और यूपी में हुए तगड़े एक्शन से तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। डॉक्टर नसीम अहमद पर क्यों कसा गया शिकंजा? यूपी पुलिस की कार्रवाई से क्यों मचा हड़कंप? योगी सरकार के आगे क्यों गिड़गिड़ाए माफिया? कितने गैंगस्टरों की तिजोरी होगी जब्त? इन सवालों ने यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें, इससे पहले किस पर और क्यों कार्रवाई की गई, चलिए बताते हैं। दरअसल उन्नाव में भूमाफिया डॉक्टर नसीम अहमद पर योगी प्रशासन का हंटर चला है। प्रशासन ने नसीम अहमद की 1 अरब से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। संपत्तियों की कुर्की के लिए जुगजुगी बचाकर मुनादी कराई गई। कुर्की की कार्रवाई जाजमऊ कट्टी पिपरखेड़ा में हुई है। प्रशासन ने नसीम की 40 बीघा जमीन की कुर्की की है। महीने भर के अंदर कुर्की की यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल नसीम अहमद पर आरोप है कि वो अपने भाई, भतीजों और रिश्तेदारों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त करता था। मुजफ्फरनगर कोतवाली में उस पर कुल 8 केस दर्ज है। नसीम की अब तक जिन चल अचल संपत्तियों की कुर्की हुई है, उनकी कीमत 1 अरब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। भूमाफिया बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसकी प्लॉटिंग करता था। यूपी में नसीम अहमद पर 8 केस दर्ज, रिश्तेदारों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप, बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्लाटिंग का आरोप, नसीम की 1 अरब 22 लाख की चल अचल संपत्तियां जब्त की गईं। नसीम पर जान से मारने की धमकी के भी केस दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने पर भी केस दर्ज। अभी तो सिर्फ नसीम अहमद की 1 अरब से ऊपर की संपत्ति जब्त की गई। आगे उनके खिलाफ सीएम योगी और भी तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि बड़े बड़े घोटालेबाज नेता आज उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। वहीं अब उन्नाव के सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने भी इस पर कार्रवाई पर बयान दिया है और कहा है कि अहमद अपने भाई, भतीजे और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त करता था। सदर कोतवाली और गंगा घाट कोतवाली में उसके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 मामले मौत की धमकी से जुड़े हैं। अन्य मामले फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन खरीदे और बेचे जाने से संबंधित है। साल 2022 में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। ये अब तक की यूपी में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई को मिलाकर देखें तो अब तक 2 अरब 12 करोड़ 78 लाख 62,476 रुपए कीमती संपत्ति कुर्की की जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन ने कुर्की की जो कार्रवाई की थी, उसमें 90 करोड़ 13 लाख से भी ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है। योगी सरकार के इसी तरह के एक्शन ने बदमाशों के अंदर दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि सीएम योगी पहले ही चेतावनी बदमाशों को दे चुके हैं, क्या तो सुधर जाओ वरना हिसाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि अब तक 64 गैंगस्टरों से 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छीनी जा चुकी है। पिछले 2 सालों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के अलावा सूचीबद्ध अपराधियों और गैंगस्टरों पर पुलिस की कार्रवाई में यूपी पुलिस ने पिछले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए के 64 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त की है। ये सभी संपत्तियां गैंगस्टरों ने अवैध तरीके से हासिल की थी। इसमें विजय मिश्रा, सुशील मूच, वदन सिंह बद्दू, सुंदर भाटी, सुनील राठी, ध्रुव सिंह, अनुपम दुबे समेत कई बड़े गैंगस्टर का नाम शामिल है। अकेले मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और अतीक अहमद की 413 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। अतीक अहमद का तो खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी उसकी बाकी की कंपनी और संपत्तियों पर भी पता लगाया जा रहा है।
क्योंकि उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन इन संपत्तियों पर कब्जा जमाने की फिराक में है। खैर, यह संपत्ति योगी सरकार की लिस्ट में चढ़ चुकी है। वही अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार पहले ही कह चुके हैं कि पुलिस के जरिए जिला अधिकारियों के साथ मिलकर इन गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस जोनल स्तर और नीचे के स्तर पर कार्रवाई की निगरानी की थी। इन लिस्ट में 64 गैंगस्टरों और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एडीजी ने कहा कि यूपी पुलिस की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है और गाजियाबाद से गाजीपुर तक कानून के खिलाफ जाने वाली किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी का नतीजा है कि यूपी में एक वक्त पर जिन माफिया गैंगस्टर बदमाश नेताओं की तूती बोलती थी, आज वही नेता जेल में सीएम योगी के आगे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। इसी के साथ यूपी में कोयला घोटाले को अंजाम देने वालों को भी नापा गया है। कोयले के अवैध कारोबार में शामिल माफिया और लिस्ट में शामिल माफिया गिरोहों के नाम पर चल रहे टेंडर, फॉर्म और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। मेरठ पुलिस जोन में सबसे ज्यादा 16 गैंगस्टरों की पहचान की गई। इसके बाद गोरखपुर जोन में 7, लखनऊ में 5, वाराणसी जोन में 4 और बाकी जोन में बदमाश शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में शामिल 18 माफिया डॉन पर एनएसए भी लगाया गया है, जिसमें मेरठ के सुरूरपुर के उधम सिंह जिनके खिलाफ 70 मामले दर्ज हैं, बागपत के अनुज बरखा जिनके खिलाफ 34 मामले दर्ज हैं, अलीगढ़ के अनिल चौधरी जिसके खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं, फतेहगढ़ के अनुपम दुबे जिनके खिलाफ 58 मामले दर्ज हैं, बलरामपुर के पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर जिनके खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं और अलीगढ़ के ऋषि शर्मा जिनके खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं। ये लोग शामिल हैं। इसके साथ ही यूपी पुलिस और अभियोजन पक्ष ने माफिया के खिलाफ मामलों में सजा हासिल की। हत्या के प्रयास के मामले में आकाश जाट दोषी करार सुंदर भाटी सहित 11 अन्य को 2021 में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अजीत सिंह को 4 साल और जीबी नगर के अमित कसाना को 6 साल की सजा सुनाई गई। यूपी पुलिस के अभियोजन विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि विजय मिश्रा को 2022 में 2 साल की सजा और फिर हाल ही में फिर से फायरिंग के एक मामले में 5 साल की सजा हो। सिर्फ केस दर्ज होने या फिर संपत्ति जब्त होने के मामले ही नहीं, यूपी में माफियाओं की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर भी खूब गरजा है। प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद सरकार का बुलडोजर शूटरों के घर पर भी चला। वहीं अन्य मामलों में भी सरकार का बुलडोजर गैंगस्टर माफिया की संपत्ति पर चलते देखा गया। यूपी के एटा में पूर्व विधायक और सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह के अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। योगी सरकार एक भी बदमाश नेता को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी वजह से सपा नेता आजम खान पर शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। जमानत पर बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाल ही में आजम खान को भी रडार पर लिया गया। हालांकि आजम खान पर इस बार शिकंजा सेंट्रल एजेंसी ने कसा। आयकर विभाग ने आजम और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने जो खुलासा किया उसने योगी सरकार को भी हैरान कर दिया। दरअसल आजम खान के जौहर ट्रस्ट समेत अन्य संस्थानों को जमा राशि दिए गए ब्याज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि इन्हें एक मुश्त लाखों रुपए का ब्याज दिया गया है। बैंक अधिकारियों ने 2022 में जमा राशि का 3 साल का एक मुश्त ब्याज करीब 22 लाख रुपए दे दिया, जबकि संस्थाओं का ब्याज का त्रैमासिक भुगतान होना चाहिए। बैंक ने हालांकि अब उसकी वसूली कर दी है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट, जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर गर्ल्स पब्लिक स्कूल और रामपुर पब्लिक स्कूल के बैंक खाते रामपुर जिला सरकारी बैंक में बिना दस्तावेज के खोल दिए गए, यानी एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। आयकर विभाग की कार्रवाई में इसका खुलासा होने पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए। मंत्री के निर्देश पर हुई जांच में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और इस मामले में बैंक के महाप्रबंधक उपेंद्र कुमार सारस्वत और उप महाप्रबंधक शकील अहमद को निलंबित भी किया जा चुका है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई। दरअसल सहकारी बैंक के नियम के मुताबिक किसी व्यवसायिक या शैक्षिक संस्था का चालू खाता ही खोला जाता है। इसके लिए संस्था के बायलॉज और ट्रस्ट डीड की प्रति बैंक में जमा करनी होती है, लेकिन आजम के प्रभाव के चलते तत्कालीन सपा सरकार में जौहर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन पत्र के आधार पर ही बचत खाता खोले गए।
इसके बाद यही प्रक्रिया जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर गर्ल्स पब्लिक स्कूल और रामपुर बॉयज पब्लिक स्कूल के खाता खोलने में अपनाई गई। चारों संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान सहित संस्थाओं के अन्य खर्च और आय की बचत इन्हीं खातों में होती थी। इस खुलासे के बाद न सिर्फ बैंक अधिकारियों पर गाज गिरी, बल्कि आजम खान पर भी जबरदस्त शिकंजा कसता चला गया। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।